हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इंडियन एयरफोर्स एक्स तथा वायु ग्रुप का एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज का पार्ट नंबर अगला, जिसके अंतर्गत हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेंज का नियम देता है। दोस्तों, आपको याद रखना कि जो लेंज का नियम होता है वो, एक तो आपको याद रखना कि लेंज का नियम क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आपको ये याद रखना है। तो लेंज का नियम जो देता है वो प्रेरित धारा तथा प्रेरित धारा का परिणाम व दिशा दोनों देता है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक धात्विक वलय के पास लाया जाता है, तो वलय में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। दोस्तों, जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को, दोनों ध्रुवों में से किसी भी ध्रुव को एक धात्विक गोले के पास लाया जाता है, यानी कोई चार्ज आयन है उसके पास उसको लाया जाता है, तो वलय में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों, जो वलय में प्रेरित धारा की दिशा होगी वामावर्त होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक ऋजुरेखीय चालक का स्वप्रेरकत्व होगा। दोस्तों, ऋजुरेखीय चालकों को मतलब एक ऋजुरेखीय चालक का जो स्वप्रेरकत्व होता है यानी इंडक्टेंस होता है वो शून्य होता है। तो आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा की वृद्धि अचानक क्यों नहीं होती। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब किसी परिपथ में इंडक्टेंस लगा होता है यानी प्रेरकत्व लगा होता है, तो उस परिपथ में जो धारा होती है वो अचानक नहीं बदलती है, यानी अचानक उसमें वृद्धि नहीं होती है। उसका कारण क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें ई जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो जनरेट होता है, इसकी वजह से परिपथ में धारा में वृद्धि अचानक नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, जब एक डीसी मोटर की चाल बढ़ती है तो आर्मेचर में धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों, जब एक डीसी मोटर यानी डीसी स्टेपर मोटर होती है, तो जब इसकी चाल बढ़ती है यानी जब इसकी चाल बढ़ती है तो इसमें आर्मेचर में जो इसकी धारा का मान होता है वो डिक्रीज होता है, यानी धारा की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी घटती है। आपको ये याद रखना है कि डीसी मोटर की जब चाल बढ़ती है तो उसमें आर्मेचर की जो धारा होती है वो घट जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो कुंडली के अननोन प्रेरकत्व का मान बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुंडली में जो प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का मान होता है वो किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों, आपको ये पता होगा कि कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है यानी नंबर ऑफ एन, उनकी संख्या बढ़ाकर हम किसी कुंडली में अननोन प्रेरकत्व का मान जो बढ़ा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि किसी कुंडली में अननोन प्रेरकत्व का मान किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, तो उसकी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह उपकरण जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रेरण कुंडली है, ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर भी है, ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी यानी ट्रांसफार्मर तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी टेस्ला कुंडली जो होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, चौक कुंडली में होता है, यानी दोस्तों चौक कुंडली होती है। चौक कुंडली में क्या होता है, उच्च प्रेरकत्व तथा निम्न प्रतिरोध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब एक चौक कुंडली लगी होती है तो चौक कुंडली में क्या होता है, हाई इंडक्टेंस होता है यानी हाई प्रेरकत्व होता है, और लो उसका रजिस्टेंस होता है यानी हाई हाई प्रेरकत्व
एवं लो रेजिस्टेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अगला क्वेश्चन है कि अच्छे चोक कुंडली का जो पावर फैक्टर होता है कितना होता है। दोस्तों जो एक अच्छा चोक कुंडली होता है उसका पावर फैक्टर यानी जो शक्ति गुणांक होता है तो 0 होता है, आपको याद रखना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इनको आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या क्या बढ़ जाता है। दोस्तों जो स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं तो उनमें क्या क्या बढ़ जाता है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो एसी वोल्टता को डीसी यानी किसी परिपथ में वोल्टता के मान को बढ़ाता है घटाता है, तो वहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचयी या उपचयी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि अपचयी यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ जाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो उसकी धारा की मान होती है वो बढ़ जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में धारा की वैल्यू बढ़ जाती है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि नर्म लोहे का बना ट्रांसफार्मर का कोड निम्नलिखित में से किनके ह्रास को कम करता है। दोस्तों जो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो नर्म लोहे का बना होता है, तो ये किसके ह्रास को कम करता है यानी उसके शैथिल्य ह्रास को कम करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाए, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुनाद की स्थिति में धारा व वोल्टेज के मध्य कालांतर कितना होता है। दोस्तों अनुनाद की स्थिति में जो वोल्टेज एवं V इंटू आई, वी यानी V एंड आई के मध्य जो कालांतर होता है वो जीरो होता है यानी 0 होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि धारा और वोल्टेज के मध्य जो कालांतर होता है अनुनाद की स्थिति में वो 0 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात कितना होता है। दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का जो अनुपात होता है वो √2 के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिष्ट धारा के लिए किसी कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए उसका प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि दिष्ट धारा में किसी कुंडली का प्रतिरोध कितना भी हो, यानी 2 हो, 3 ओम हो, 4 ओम हो, 5 ओम है, इनफाइनाइट तक हो, तो प्रत्यावर्ती धारा में जिसका प्रतिरोध होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि दिष्ट धारा में किसी कुंडली को कितना भी प्रतिरोध दे दिया जाए और प्रत्यावर्ती धारा का प्रतिरोध पूछा जाए तो उसमें जो प्रतिरोध की वैल्यू होगी वो बढ़ी हुई प्रतीत होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध संधारित्र की एसी परिपथ में औसत शक्ति कितनी होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी शुद्ध संधारित्र के एसी परिपथ में जो औसत शक्ति यानी औसत व्यय शक्ति होती है उसका मान 0 होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है किसी विद्युतीय प्रेरकी परिपथ में जो विद्युत वाहक बल किसी शुद्ध प्रेरकी परिपथ में धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच क्या संबंध होता है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों किसी शुद्ध प्रेरकी परिपथ में जो धारा एवं विद्युत वाहक बल का संबंध होता है, तो धारा जो होती है वो विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे लैग करती है, यानी जो धारा होती है वो 90 डिग्री लैग करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अब दोस्तों ऑप्टिक्स से आपके क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है तो उस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात में किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षण गुण नहीं बदलता है। यानी दोस्तों इसको जो सरल भाषा में कहा जाए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या नहीं चेंज होता, यानी क्या कांस्टेंट रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्थिर होती है। आपको ये याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों आपको ये याद ही होना चाहिए अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तथा इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सूत्र एकदम से आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये है ANG यानी एयर टू ग्लास बराबर ANG बराबर ANW क्रॉस WNG। दोस्तों इसका मतलब आपको हम बताते हैं कि ANG मतलब एयर एंड ग्लास, एयर से ग्लास में माध्यम हो, बराबर एयर से वाटर में माध्यम हो इनटू वाटर से ग्लास में माध्यम। इसको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ANG बराबर ANW गुणे WNG, इसको आपको इस तरफ से याद करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? दोस्तों तालाब की जो तली होती है कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में दोस्तों क्या होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इसलिए हमें तालाब की तल में कुछ उठी हुई वस्तुएं प्रतीत होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो दोस्तों जो क्रांतिक कोण सरल माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस कारण से पानी वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका कारण है। दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्टिकल फाइबर भी आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? दोस्तों जो श्वेत रंग किसी प्रिज्म पर होकर गुजरता है तो सबसे अधिक जो विचलन होता है बैगनी रंग का, और आपसे अगर पूछ लीजिए जाए कि सबसे कम विचलन किसका होता है, वो होता है लाल रंग का। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रकाश की रंग उससे उसकी किस ताक्षणिक गुण के कारण निर्धारित की जाती है? दोस्तों जो प्रकाश के रंग है उसकी आवृत्ति यानी उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण उसका रंग डिसाइड होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो दोस्तों जो तरंग दैर्घ्य यानी टी प्रोपोर्शनल होता है 1/n के, यानी उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यदि हम तरंग दैर्घ्य यानी टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे तो उसका जो अपवर्तनांक होता है घट जाएगा, यदि अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। आपको ये याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा कि तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। आपको याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण महत्तम किस रंग के लिए होता है? दोस्तों आपको याद रखना कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण जो महत्तम होता है वो लाल रंग के लिए। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर होती है तो क्या होता है, तो विचलन का जो मान होता है वो घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से असमान रंग का कारण, यानी दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल अनुपस्थित होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ये क्वेश्चन है आपकी इंडियन नेवी में 2 से 3 बार आ चुका है, तो आपको याद रखना है कि वायुमंडल के अनुपस्थिति में जो आसमान का रंग होता है वो काला दिखाई देता है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से आकाश की तरफ देखता है तो आकाश उसको काला प्रतीत होता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस तरह की यूजफुल वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,